हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माई एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करेंगे कि नेट एग्ज़ाम क्या होता है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन और इसकी क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, और आपके बाद इसकी एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको किसी पीएचडी रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन चाहिए या फिर आपको टीचिंग लाइन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या फिर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी करंट में अगर आप पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम पीएचडी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का वीडियो हमारी होने वाला है कि नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है। नेट और जेआरएफ अपने थंबनेल में ओनली नेट देखा होगा, लेकिन हम बात करेंगे कि नेट और जेआरएफ में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम सारी बातें जो है क्लियर करेंगे कि ये होता है क्या। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन। देखिए, जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है, ये होता है जो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, अगर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपको मास्टर डिग्री तो नॉर्मली होती है, तो आपको नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेट का क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर बात अलग हुई हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको जो है नेट का एग्ज़ाम देना होगा और उसको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो फिर जो नेट का एग्ज़ामिनेशन होता है, इसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से 55% के साथ जो है आपका मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर और पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 50% के साथ आपकी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात करें कि अगर आप मास्टर डिग्री हैं तो 50% के साथ, या फिर जनरल से है तो 55% के साथ, तो आप इसको एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इस जो है इस एग्ज़ाम की जो है एज लिमिट क्या रहने वाली है। ठीक है, तो फिर जो एज लिमिट की बात करें, तो देखिए जो ये होता है ना, हम फ्रेंड्स एक बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपका डाउट जो है क्लियर कम होगा, तब डाउट बहुत कम बचेगा। ठीक है, तो एक बात करते हैं फिर, जो ये नेट होता है ना, ये नेट मतलब दो लेवल पर होता है नॉर्मली। ठीक है, नेट 3 पर नेट जीआरएफ, ठीक है, और होता है पीएचडी ओनली। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें कट ऑफ लगती है। ठीक है, आप नॉर्मली बोलते तो नेट का एग्ज़ाम, लेकिन इसमें फ्रेंड्स एक ही मतलब 3 कैटेगरी कट ऑफ लगती हैं। जो टॉप के बच्चे 1% होते हैं, उनको जेआरएफ देते हैं। ठीक है, जेआरएफ का क्या होता है कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको, और आप उसके बाद पीएचडी में इनरोल होते हैं, तो आपको 5 साल तक जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। ठीक है, जो कि 37,000 मिलती है पर मंथ, और वो फिर एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है। वो फिर 42,000 जो आपकी हो जाती है। ठीक है, तो 37 से 42,000 और प्लस एचआरए मिलता है, और कुछ कंटीजेंसी आपको ये पर मंथ का जो है फेलोशिप मिलती है। ठीक है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं जो उससे कम मेरिट लगती है, तो उसमें क्या होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाके एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो नेट होता है, इसकी जो वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम तक होती है। आप किसी भी एक बार क्वालिफाई करने के बाद आप लाइफ टाइम उस स्कोर कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर जो जेआरएफ होता है, एक बार आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको 3 साल के अंदर जो है पीएचडी में इनरोल होना पड़ता है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया और आप 3 साल के टाइम में कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी इनरोल नहीं होते हैं, तो आप उसके बाद ये किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो आपके ये नेट और जेआरएफ का जो है डिफरेंस है। जेआरएफ करने के बाद आप नेट क्वालिफाई ऑलरेडी कर लेते हैं, मतलब अगर आप जेआरएफ है निकल रहा है, तो आपका नेट भी क्वालिफाई है। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी जिसकी बहुत कम कट हो जाती है, पीएचडी ओनली। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप ओनली इसका ये फ़ायदा है कि आप अगर जो पीएचडी करते हैं, तो जो इसका स्कोर कार्ड है, आप मतलब पहले क्या होता था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पीएचडी एडमिशन के लिए अपना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जिसको रीट बोलते हैं, वो कराती थी। लेकिन अब अगर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं, तो आपको किसी यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटी है, लाइक लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो आज भी इस पीएचडी ओनली को नहीं मानती और अपना वो अलग से रेट कराती है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें PhD ओनली, नेट और JRF का कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो वापस से चलते हैं हम अपनी उसी स्लाइड पर जहाँ पे मैं स्टार्ट किया था। देखिए क्वालिफिकेशन हो गए, ठीक है, और आपने देखिए जो JRF और नेट का हमने डिफरेंस बताया था वो अब यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मतलब जो है लॉजिक है और जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए आयु यानी कि एज लिमिट की बात करें तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि नेट के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है 30 वर्ष तक ही आप इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST OBC और PW और जो वोमेंस हैं, ठीक है, अगर इन कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको जो है 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि आप 35 साल तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप नेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 30 मतलब आपको कोई एज लिमिट नहीं, आप कभी मतलब किसी भी एज में आप जो है नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप JRF के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए जनरल कैटेगरी में 30 साल होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर आप SC ST OBC PW और महिला वुमेंस हैं तो आप 35 साल तक इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको एज लिमिट का फंडा जो है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। फ्रेंड्स इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है इसमें आपका जो है यूजी मतलब क्या होता है एनटीए एक पेपर को कंडक्ट कराती है और वो क्या होती है CBT यानी कि ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर को होता है। ठीक है, आपको 300 मार्क्स यानी कि 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स जो है आपको इसका मतलब 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, जो आपका जो पेपर है वो 50 + 100 में डिवाइड होता है। जो आपका 50 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल पेपर के होते हैं जिसमें अभी बताएंगे कि 10 यूनिट होती हैं, और जो आपका 100 नंबर का पार्ट होता है पार्ट B, ये आपका जो आपका मास्टर्स में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपके ये सब्जेक्ट बदल जाते हैं। लाइक आपने एजुकेशन से मास्टर्स किया है या हिंदी से मास्टर किया तो आपको जो सेकंड पेपर है वो हिंदी होगा और आपका सेकंड पेपर एजुकेशन होगा। ठीक है, ये एग्जांपल दिया। तो आपके जो 150 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और जो ये है CBT मोड में 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, देखिए लिखा है 3 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपने ये जो चीज़ें पढ़ी मतलब समझी होंगी। अगर आप सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस है फ्रेंड, इसका जो पेपर फर्स्ट है इसमें 10 यूनिट हैं, सब अलग अलग हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंसिव और संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन और मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन है कि DI इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि ICT। उसके बाद बात करेंगे जो 9th यूनिट होती है वो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की होती है, और लास्ट यूनिट जो होती है हायर एजुकेशन, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ और वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह जो हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल में जो है इनका सिलेबस मतलब तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो इनका यूनिट वाइज जो डिटेल जो है सिलेबस है आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनरल पेपर का जो पेपर आपका सभी का सेम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पार्ट B यानी कि पेपर 2 की बात करें तो इसका जो है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो था जिस सब्जेक्ट में वही आपका जो है नेट में आपका कंसिडर होता है। लाइक आपने हिस्ट्री से मास्टर्स किया हुआ है तो आपका पेपर 2 जो है आपका हिस्ट्री होगा और 100 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेबस वाली बात हुई ये हो गई। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटी की अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, उससे पहले बात करते हैं कट ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो कट ऑफ लगती है ना, नेट एग्जाम में 3 कट ऑफ लगती हैं। अभी पहले 2 लगती थी नेट और JRF की, लेकिन अब PhD ओनली जो थर्ड कैटेगरी ज्वाइन की है वो अब 3 कैटेगरी है। जो फ्रेंड जो आपकी जो कट ऑफ लगती है ना वो सब्जेक्ट वाइज प्लस कैटेगरी वाइज लगती है। ठीक है, तो जैसे कि अब देख सकते हैं कि अगर आपका एजुकेशन है, ठीक है, तो एजुकेशन हो गया और एक हिंदी हो गया। ठीक है, तो अब जो एजुकेशन की कट ऑफ और हिंदी की कट ऑफ का आपस दोनों सब्जेक्ट का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एजुकेशन की जो SC ST OBC जनरल PW की कैटेगरी की कट ऑफ अलग लगेगी और हिंदी की जो आपकी जनरल OBC ST OBC की जो कट ऑफ अलग लगेगी। ठीक है, तो ये कब सब्जेक्ट वाइज जो है कट ऑफ आपकी लगती है, सब्जेक्ट वाइज प्लस कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी।
ठीक है फ्रेंड्स। और अब अगर हम बात करें कि इसमें आपकी करियर अपॉर्चुनिटी और सैलरी क्या होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एग्ज़ाम है आपको अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर हम बात करें कि अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें क्या और गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब हम आधार मानते हैं, अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है, ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जो है आप वर्क कर सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर की बात हुई, ठीक है। नेट के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं और उसकी जो सैलरी रेफरेंस वो आपके जो एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल्स हैं और यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करते हैं कि आपकी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या फिर छोटी यूनिवर्सिटी है ना। तो आप यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर की बात हुई, ठीक है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट सेक्टर में नेट के बाद क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की एरिया में बात करें तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट भर्ती निकलती है। लाइक हम बात करें उत्तर प्रदेश स्टेट की, तो इसमें कई तरीके की जो है वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। लाइक अभी फ़िलहाल में बात करें तो UPHESC यानी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसके माध्यम से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलते हैं, जिसमें ओनली एक पेपर और इंटरव्यू होता है, ठीक है। और कुछ वैकेंसी निकलती हैं UPPSC से यानी कि स्टेट पीसीएस जो होता है, ठीक है, वहाँ से आपकी जो वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपके 2 एग्ज़ाम यानी प्री, मेंस और इंटरव्यू आपके 3 फेज़ से होने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ठीक है। तो ये नेट के बाद प्राइवेट और सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की हमने बात की, ठीक है। अब बात करते हैं कि जेआरएफ। अगर फ्रेंड्स आपका जेआरएफ होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या बेनिफिट है फ्रेंड्स। जेआरएफ होने के बाद अगर नॉर्मली आप जेआरएफ के बाद पीएचडी करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है 5 साल तक 5 ईयर तक आपको जो है फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। 37,000 स्टार्टिंग में मिलेगी प्लस एचआरए, ठीक है, तो मतलब 42 के आसपास बैठ जाता है। और उसके बाद आपकी 42 मतलब 42,000 भी मिलते हैं प्लस एचआरए, ठीक है। तो आपका ये ओनली अगर हम बात करें कि पीएचडी के एरिया में, ठीक है, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, आप पीएचडी में इनरोल हो गए, तो आपको पीएचडी के दौरान 5 साल तक आपकी जो है इतना अमाउंट मिलेगा पर मंथ का, ठीक है। और उसके बाद आप जो है पीएचडी के बाद पीएचडी कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए बहुत सारे मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आपके पास है ही, साथ के साथ आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपके पास जो है रिसर्च का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, ठीक है, या फिर आप किसी पॉलिसीज़ या फिर किसी मतलब बहुत सारे जो ब्रांचेस होती हैं आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो रिसर्च है ना वो काफ़ी एरिया बड़ा है रिसर्च का। और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का तो है ही, और आपके साथ आप आपके सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है। लाइक अब अगर हम बात करें कि अगर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है पीएचडी कर ली, ठीक है, 5 और जेआरएफ निकल गया, ठीक है, तो जेआरएफ के बाद आपके जो 5 साल की पीएचडी के टाइम पे आपने ये वाला अमाउंट ले लिया, ठीक है, उसके बाद आप जो है एज ए रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर किसी भी संस्था के लिए किसी भी पॉलिसी के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप वहाँ पे आपका नेट क्वालिफाई है ही ऑलरेडी, और आप लाइफ टाइम तक जो है अपना एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी कि नेट और जेआरएफ के बाद, और देखिए जो नेट फ्रेंड जो नेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप तो वो भी आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे कि नेट क्योंकि फ्रेंड जो एक क्राइटेरिया है कि यूजीसी का कि जो बच्चे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनमें टॉप परसेंट जो है टॉप 1% आपको जेआरएफ अलॉट होते हैं, ठीक है। और आपका जो नेट होता है वो 6% होता है, ठीक है, ऐसा क्राइटेरिया है। टॉप के जितने भी 1% है वो जेआरएफ कंसिडर होंगे और टॉप के 6% जो आपके नेट क्वालिफाई माने जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपकी करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें। और फ्रेंड देखिए सैलरी जो है सैलरी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि अगर आप पीएचडी कर लेते हैं और एक आपने क्वालिटेटिव रूप से पीएचडी की है, ऐसे नहीं कि मतलब डिग्री के लिए आपने पीएचडी की है, तो उसमें तो देखो अब सिस्टम थोड़ा डगमगा जाता है। लेकिन अगर आप एक अच्छी क्वालिटेटिव पीएचडी करते हैं तो आपकी जो है करियर जो है मतलब अच्छा खासा जो है सेफ हो जाता है। सैलरी अच्छी मतलब नॉर्मली सैलरी बोल सकते हैं कि हाँ आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। और अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर और जो है आपकी
प्राइवेट सेक्टर में जो क्या क्या स्कोप था हमने वो बताया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको जो नेट एग्ज़ाम है इसके बारे में काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि हाँ भाई क्या एग्ज़ाम होता है, नेट का कैसे कैसे होता है, कौन कौन इसको कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। हो सकता है आप पहले से इन सब चीज़ों को जानते होंगे और कुछ चीज़ें आपने नई सीखी होंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को एक बार विजिट करना। तो उससे आपको पता लगेगा कि हाँ हमारे जो चैनल है इस पर किस किस से रिलेटेड जो आपको वीडियो जो अपलोड होते हैं, लाइक पीएचडी नोटिफिकेशन, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के फैकल्टी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नोटिफिकेशन आउट होती है उसकी जो है आपको वीडियो या फिर शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।